हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द गाइडलाइन पे। मैं सोनम आज आप सभी को बताऊंगी भारत के उद्योगों के बारे में कि भारत का उद्योग किस प्रकार से विस्तार हुआ है और हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि भारत के आज़ादी के बाद से ही कौन कौन से उद्योग खुलना स्टार्ट हो गया है और उद्योगों के खुलने के बाद या फिर उद्योगों के निर्माण के बाद हमारा जीवन किस प्रकार सरल हुआ है उसके बारे में। जैसा कि यहाँ पे आप लोग लिखा हुआ देख पा रहे होंगे, जिसमें प्रथम में लिखा हुआ सबसे पहले उद्योग के बारे में, यानी कि उद्योग की परिभाषा। आइए जानते हैं इस उद्योग की परिभाषा के बारे में। यहाँ पे लिखा हुआ है, उद्योग का संबंध उन आर्थिक गतिविधियों से है जो कच्चे मालों को पक्के मालों के रूप में विक्रय योग्य अवस्था में लाती है, यानी कि विक्रय यानी कि बेचने योग्य अवस्था में लाती है। जैसे कि गन्ने से चीनी बनाना, यानी कि गन्ना को हम खेतों में उगाते हैं और उसके बाद उसे अगर कोई उद्योग ना हो तो उस गन्ने का ज़्यादा कुछ हम कर सकते हैं तो उसका जूस बना सकते हैं बस। और जब उद्योग हो गया है तो उस गन्ने को हम लोग उद्योग की सहायता से उसे चीनी में बदल देते हैं और जिसके कारण इससे अच्छा मुनाफा हम लोग पाते हैं। तो अभी हम लोग जाने यहाँ पे उद्योग की परिभाषा के बारे में। उद्योग का संबंध उन आर्थिक गतिविधियों से है जो कच्चे मालों को पक्के मालों के रूप में या विक्रय योग्य अवस्था में लाती है, यानी कि उद्योग का संबंध उन आर्थिक गतिविधियों से है जो कच्चे माल को पक्के माल या फिर उसे बेचने योग्य रूप में लाती है, उसे ही हम उद्योग कहते हैं। और जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है गन्ने से चीनी का निर्माण होना। अब आगे हम लोग जानते हैं कि उद्योगों का वर्गीकरण, यानी कि उद्योगों को हम कितने वर्गों में बांटते हैं या फिर बांट सकते हैं उसके बारे में, और वो कौन कौन से हैं उसके बारे में जानते हैं। अभी यहाँ पे लिखा है उद्योगों का वर्गीकरण। उद्योगों को 4 वर्गों में वर्गीकृत किया गया, यानी कि उद्योगों को हम लोग अपने पढ़ने में सहूलियत होने के लिए इसे 4 वर्गों में बांट रखे हैं। अब जानते हैं कि इसका ये 4 वर्ग कौन कौन सा है। यहाँ पे लिखा हुआ है इसका पहला वर्ग जो है कृषि आधारित उद्योग, दूसरा है खनिज आधारित उद्योग, तीसरा है खनिज प्लस तकनीक यानी कि खनिज और तकनीक आधारित उद्योग, और चौथा है वन आधारित उद्योग। अब हम लोग जानेंगे इन चारों उद्योगों के बारे में विस्तार से, जिसमें पहला हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है कृषि आधारित उद्योग के बारे में। आइए जानते हैं कि क्या लिखा हुआ है उसे और समझते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कृषि आधारित उद्योग का उदाहरण सूती वस्त्र उद्योग तथा चीनी उद्योग है, यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है कृषि आधारित उद्योग के कुछ उदाहरण। ऐसे इसके उदाहरण तो बहुत सारे उद्योग है, लेकिन यहाँ पे बस 2 ही लिखा हुआ है, जिसमें पहला है सूती वस्त्र उद्योग और दूसरा है चीनी उद्योग। यानी कि ये जो सूती वस्त्र उद्योग और चीनी उद्योग है ये कृषि आधारित उद्योग है, यानी कि अगर चीनी का निर्माण हमें करना है तो हमें गन्ना की ज़रूरत होगी, और गन्ना का निर्माण करना है तो हमें कृषि का कार्य करना होगा या फिर खेत से संबंधित कार्य करना होगा, तभी हम गन्ने का उपज कर सकते हैं, और जब गन्ना का उपज होगा तभी हम लोग चीनी का निर्माण कर सकते हैं। इसलिए यह जो सूती वस्त्र उद्योग और गन्ना उद्योग है इसे हम कृषि आधारित उद्योग के श्रेणी में रखे हैं। अब दूसरा जानते हैं खनिज आधारित उद्योग के बारे में। खनिज आधारित उद्योग का उदाहरण लौह इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग तथा एल्यूमिनियम उद्योग है, यानी कि यहाँ पर खनिज आधारित उद्योग के भी 2-3 उदाहरण लिखे हुए हैं, जिसमें जानते हैं कि पहला कौन है। यहाँ पे खनिज आधारित उद्योग का उदाहरण लिखा हुआ है, जिसमें पहला है लौह इस्पात उद्योग, दूसरा सीमेंट उद्योग और तीसरा एल्यूमिनियम उद्योग, यानी कि ये सभी खनिज आधारित उद्योग है, यानी कि इन सभी चीज़ों का निर्माण खनिज से होता है। यानी कि अगर खनिज नहीं हो तो हम लोग लौह इस्पात, सीमेंट तथा एल्यूमिनियम का निर्माण नहीं कर सकते हैं, और इन सभी का निर्माण करने के लिए हम लोग खनिज पे आश्रित होते हैं या फिर कह सकते हैं कि खनिज पे आधारित होते हैं। इसलिए इन सभी जो खनिज हैं इन सभी को खनिज आधारित उद्योगों के श्रेणी में हम लोग रखते हैं। अभी हम लोग जाने कृषि आधारित उद्योग और खनिज आधारित उद्योग के कुछ उदाहरण को। अब जानते हैं खनिज तथा तकनीक आधारित उद्योग के कुछ उदाहरण को। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है खनिज तथा तकनीक आधारित उद्योग का उदाहरण वायुयान निर्माण उद्योग, जलयान निर्माण उद्योग और रेलयान निर्माण उद्योग है, या फिर इसे हम कह सकते हैं ये जो वायुयान निर्माण उद्योग है, या फिर इसे हम कह सकते हैं जैसे कि हवाई जहाज, उसे जो वायु में यात्रा करवाता है उस प्रकार का जो यंत्र होता है उसे ही हम वायुयान कहते हैं। यह जो वायुयान उद्योग है, जलयान उद्योग है, और ये
रेल निर्माण उद्योग है। इन सभी उद्योगों का निर्माण करने के लिए हमें खनिज और तकनीक दोनों की आवश्यकता होगी। अगर इसमें से अगर खनिज की कमी हो गई फिर भी ये सभी चीज़ों का निर्माण हम नहीं कर पाएंगे, और या फिर अगर तकनीक की कमी हो गई फिर भी हम इन सभी चीज़ों का निर्माण नहीं कर सकते हैं। और इन सभी चीज़ों का निर्माण करने के लिए हमें खनिज और तकनीक दोनों की आवश्यकता होती है। इसलिए इन सभी चीज़ों का जो उद्योग है इन सभी को हम लोग खनिज तथा तकनीक आधारित उद्योग के अंतर्गत रखे हुए हैं। अभी हम लोग जाने 3 उद्योग के बारे में, कृषि आधारित उद्योग, सीमेंट आधारित उद्योग और खनिज तथा तकनीक आधारित उद्योग के बारे में। अब जानते हैं जो चौथा है और यह सबसे अंतिम है, जिसका नाम है वन आधारित उद्योग। वन आधारित उद्योग का उदाहरण रेशम तथा कागज उद्योग है, यानी कि वन आधारित उद्योग, या फिर हम कह सकते हैं जंगल या पेड़ पौधे से संबंधित। यह जो रेशम उद्योग और यह कागज उद्योग है यह पेड़ पौधे से संबंधित है। यह जो रेशम होता है यह पेड़ से ही निकाला जाता है पहले, उसके बाद इस रेशम का निर्माण होता है। इसलिए हम ये जो रेशम तथा कागज़ का उद्योग है इसे हम वन आधारित उद्योग के श्रेणी में रखे हुए हैं। अभी इस प्रकार से हम लोग जाने उद्योग की परिभाषा और उद्योगों का वर्गीकरण, यानी कि उद्योग को कितने वर्गों में बांटे हैं उसके बारे में। अब जानते हैं भारत में औद्योगिक नीति, यानी कि इस उद्योग का जब निर्माण हुआ तो इसके मतलब कि इसे जानने के लिए या फिर ये किस प्रकार से कहाँ पे लागू हो सकता है, ये सब के लिए हम भारतीय लोगों ने क्या औद्योगिक नीति को लागू किए हैं उसके बारे में जानते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, भारत में औद्योगिक नीति। स्वतंत्रता के बाद भारत की पहली औद्योगिक नीति 1948 ईस्वी में हुआ था, यानी कि जब हमारा भारत देश स्वतंत्र हुआ, यह हमारा जो भारत देश है यह 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। और यह देश जब आज़ाद हुआ तो उसके बाद की जो पहली औद्योगिक नीति थी वह 1948 में लागू की गई थी। अब जानते हैं आगे भारत की दूसरी औद्योगिक नीति के बारे में। भारत की दूसरी औद्योगिक नीति कब लागू की गई उसके बारे में। जैसा कि यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, भारत की दूसरी औद्योगिक नीति 1956 ईस्वी में लागू की गई थी, यानी कि स्वतंत्रता के बाद भारत की सबसे प्रथम जो औद्योगिक नीति थी वह 1948 ईस्वी में लागू की गई थी। और दूसरा है 1956 ईस्वी में, जो दूसरा औद्योगिक नीति 1956 ईस्वी में लागू की गई थी। अब जानते हैं जो अभी का आधुनिक और नई औद्योगिक नीति है उसके बारे में। भारत की आधुनिक और नई औद्योगिक नीति 1951 ईस्वी में लागू की गई थी। यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यह कई बार एग्जाम्स में रिपीट किए गए हैं कि भारत की आधुनिक एवं नई औद्योगिक नीति कब लागू की गई थी, और इसका आंसर है 1951 ईस्वी। अब इस प्रकार से अभी हम लोग जाने भारत में औद्योगिक नीति के बारे में। अब जानते थोड़ा सा भारत में नई औद्योगिक नीति के तहत कौन कौन से चीज़ आते हैं उसके बारे में। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, भारत में नई औद्योगिक नीति के तहत LPG लागू किया गया है। आप लोग इस LPG को देखकर ये मत समझ लीजिएगा कि यह घर में प्रयोग किए जाने वाले गैस है। इसके बारे में ऊपर लिखा गया है कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। ये जो घर में प्रयोग किए जाते हैं जो LPG, उसका फुल फॉर्म कुछ और होता है, उसका होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लेकिन इसका बिल्कुल भी ये नहीं है। इसका फुल फॉर्म ऊपर लिखा हुआ है, जिसमें L से होता है लिबरलाइजेशन, P से होता है प्राइवेटाइजेशन और G से होता है ग्लोबलाइजेशन। और अगर हिंदी में बात की जाए तो L से होता है लिबरलाइजेशन और लिबरलाइजेशन को हम लोग हिंदी में उदारीकरण कहते हैं। उसी प्रकार P से प्राइवेटाइजेशन, हिंदी में बात की जाए तो निजीकरण, G से ग्लोबलाइजेशन और हिंदी में बात की जाए तो वैश्वीकरण। अब इस प्रकार से हम लोग अभी जाने भारत में औद्योगिक नीति के बारे में। अब आगे है हमारा लौह इस्पात उद्योग। आइए अभी हम लोग लौह इस्पात उद्योग को जानने से पहले थोड़ा सा जान लेते हैं इस लिबरलाइजेशन यानी कि उदारीकरण के बारे में थोड़ा सा विस्तार से। इस उदारीकरण का अर्थ यह होता है कि जो भारत देश की जो कंपनी होती है उस कंपनियों को मतलब कि जो उद्योग वाले होते हैं उनको थोड़ा सा छूट देना। और उसके बाद दूसरा है निजीकरण। निजीकरण का अर्थ होता है कि जितने भी कंपनियां हैं जो सार्वजनिक रूप से हैं उन्हें किसी एक व्यक्ति यानी कि किसी निजी हाथों में सौंप देना। और तीसरा है हमारा वैश्वीकरण। वैश्वीकरण का अर्थ होता है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को विदेश की अर्थव्यवस्था या फिर विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय, यानी कि देश की अर्थव्यवस्था को विदेश की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ देना। यानी कि अगर किसी भी देश के
हाँ कह सकते हैं देश का, अगर किसी भी देश को अगर व्यापार करना है किसी विश्व के अन्य किसी देशों से, तो उस देश से अगर व्यापार करने में उन्हें जो देश ये ग्लोबलाइजेशन हो चुका होता है, ग्लोबलाइजेट, उस देश को कोई भी शुल्क नहीं देना पड़ता है। इस वैश्वीकरण का अर्थ यही होता है कि देश की अर्थव्यवस्था को विदेश की अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय। अब इस प्रकार से अभी हम लोग जाने इस भारत में नई औद्योगिक नीति के तहत जो LPG लागू किए गए थे उसके बारे में। अब हम लोग जान लेते हैं लौह इस्पात उद्योग के बारे में। ये जो लौह इस्पात उद्योग है यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे कई बार एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं और इससे अधिकतर टाइम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसीलिए मैं आपको ये जो लौह इस्पात उद्योग है इसके बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त कराऊंगी, ताकि अगर कोई क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आए लौह इस्पात उद्योग से संबंधित तो वो छूटे ना। आइए समझते हैं इसे ध्यान से, ताकि कोई भी क्वेश्चन हमसे चूक ना हो जाए। यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है लौह इस्पात उद्योग के बारे में। आइए पढ़ते हैं इसे और समझते हैं। भारत में देश का पहला लौह उद्योग कारखाना 1874 ईस्वी में बराकर नदी के किनारे कुल्टी नामक स्थान पे स्थापित किया गया था। यानी कि भारत देश का जो पहला लौह उद्योग कारखाना था वह कब स्थापित किया गया और कहाँ किया गया उसके बारे में। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, भारत देश का पहला लौह उद्योग कारखाना 1874 ईस्वी में बराकर नदी के किनारे कुल्टी नामक स्थान, जो पश्चिम बंगाल में पड़ता है, कुल्टी नामक स्थान पे स्थापित किया गया था। बाद में फंड के अभाव में यह कंपनी बंद हो गई और बंगाल सरकार ने इसका अधिग्रहण कर लिया। इसके बाद इसका नाम बदलकर बराकर आयरन वर्कर्स कर दिया गया। यानी कि यह जो फैक्ट्री थी यहाँ पे कुल्टी नामक स्थान पे स्थापित, यहाँ पे कुछ फंड की कमी के कारण यह कंपनी जो थी वह बंद हो गई, और उसके बाद इस कंपनी को जो बंगाल सरकार थी वह अपने अधिग्रहण में ले लिया, और बाद में जब ये अपने अधिग्रहण में इस कंपनी को ले लिया तो इसका नाम बदल दिया, और इसका नाम बदलकर क्या रखा उसके बारे में जानते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका नाम बदलकर बराकर आयरन वर्कर्स कर दिया गया। यानी कि जब ये जो कंपनी थी यह उसके हाथ या फिर बंगाल सरकार के हाथ में चली गई, तो बंगाल सरकार इसका नाम बदलकर बराकर आयरन वर्कर्स कर दिया। अब जानते हैं थोड़ा सा स्वतंत्रता से पूर्व स्थापित लौह इस्पात कारखाना के बारे में। यानी कि जब हमारा देश स्वतंत्र नहीं था उससे पहले लौह इस्पात कारखाना कहाँ कहाँ स्थापित किए गए थे उसके बारे में। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, बड़े पैमाने पर देश का पहला कारखाना 1907 ईस्वी में जमशेदजी टाटा द्वारा झारखंड के सांची नामक स्थान पे स्थापित किया गया था। यानी कि बड़े पैमाने पर देश का पहला, यानी कि देश में सबसे प्रथम, भारत देश की बात हो रही है, भारत देश में सबसे प्रथम बार 1907 ईस्वी में जमशेदजी टाटा के द्वारा झारखंड के सांची नामक स्थान पे लौह इस्पात का प्रथम कारखाना स्थापित किया गया था। इसे संक्षेप में हम टिस्को के नाम से जानते हैं। यानी कि अगर प्रश्न ऐसा हो कि स्वतंत्रता से पूर्व भारत में सर्वप्रथम कौन से कारखाना स्थापित किए गए थे लौह इस्पात से लौह इस्पात उद्योग से संबंधित, तो उसका आंसर होगा 1907 ईस्वी में जमशेदजी टाटा के द्वारा एक कारखाना झारखंड के सांची नामक स्थान पे स्थापित किया गया था, और इसे हम शॉर्ट में टिस्को के नाम से जानते हैं। यानी कि इसका अगर एक एक लेटर की बात की जाए तो TISCO। अब हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं इसके फुल फॉर्म यानी कि पूर्ण रूप के बारे में। इसमें T से होता है टाटा, I से आयरन और S से होता है TIS, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी इसका फुल फॉर्म होता है। इस टिस्को का फुल फॉर्म होता है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। और इस प्रकार से अभी हम लोग जाने इस टिस्को के बारे में। अब हम लोग थोड़ा सा जानते हैं इसको के बारे में। इसको के बारे में, इसकी स्थापना 1918 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के हीरापुर नामक स्थान पे की गई थी। यानी कि यह जो दूसरी कारखाना है लौह इस्पात उद्योग, इसका नाम है इसको, और इसकी स्थापना कब की गई थी और कहाँ की गई थी इसके बारे में। इसकी स्थापना 1918 ईस्वी में पश्चिम बंगाल में की गई थी। यानी कि अगर प्रश्न ऐसा हो कि दूसरी बार लौह इस्पात कारखाना कहाँ पे स्थापित किया गया था और कब, तो इसका आंसर होगा यह कारखाना 1918 ईस्वी में पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया था। और अगर पूछा जाए कि यह पश्चिम बंगाल के किस स्थान पे, तो उसका नाम होगा हीरापुर। यानी कि यह 1918 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के हीरापुर नामक स्थान पे स्थापित की गई थी। बाद में कुल्टी, हीरापुर, वर्णपुर स्थित संयंत्रों को भी इसी में मिला लिया गया। यानी कि यह जो इसको लौह इस्पात संयंत्र थी, इसमें जितने भी छोटे छोटे
संयंत्र थे, जैसे कि जो कुल्टी में स्थापित थी, हीरापुर में, वर्णपुर में, जितने भी छोटे छोटे लौह इस्पात जो स्थापित थे उन सभी को इसी यानी कि इसको लौह इस्पात। अभी थोड़ा देर पहले हम लोग जाने थे स्वतंत्रता के पूर्व यानी कि स्वतंत्रता के पहले जो लौह इस्पात कारखाना था उसके बारे में, और अभी हम लोग जानेंगे कि स्वतंत्रता के पश्चात यानी कि स्वतंत्रता के बाद कौन कौन से लौह इस्पात कारखाना भारत में स्थापित किए गए थे उसके बारे में। जैसा कि यहाँ पे आप लोग लिखा हुआ देख पा रहे होंगे, स्वतंत्रता के बाद स्थापित लौह इस्पात कारखाना, जिसमें पहला था। इसके बाद तो बहुत सारे कारखाना स्थापित हुए थे, लेकिन जो महत्वपूर्ण है और जिसके बारे में ज़्यादातर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं उसके बारे में उसे हम इम्पोर्टेंट कर दिए हैं और उसके बारे में पहले जान लेते हैं। उसके बाद जो छोटे छोटे कारखाने हैं उसके बारे में जानेंगे उसी के हिसाब से। यहाँ पे 4 जो इस्पात कारखाने हैं वह महत्वपूर्ण है, अब जानते हैं इसके बारे में। जिसमें पहला है भिलाई लौह इस्पात कारखाना, दूसरा दुर्गापुर लौह इस्पात कारखाना, तीसरा राउरकेला लौह इस्पात कारखाना और चौथा बोकारो स्टील प्लांट। और ये जो चारों हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अब यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है दूसरी पंचवर्षीय योजना। अब जानते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। ये जो तीनों आप लोग देख रहे हैं, ये जो तीनों उद्योग है, भिलाई लौह इस्पात उद्योग, दुर्गापुर लौह इस्पात उद्योग, राउरकेला लौह इस्पात उद्योग, ये जो तीनों के तीनों हैं, यह जब दूसरी पंचवर्षीय योजना चालू की गई थी उस वक्त इन तीनों का ये जो होता है शुरुआत हुआ था उसी वक्त। ये तीनों जो है सो भारत में सबसे पहले पंचवर्षीय योजना 1951 ईस्वी में शुरू की गई थी, जो 1951 से 56 तक चली थी। और यह जो पंचवर्षीय योजना है यह प्रायः 5 वर्षों के लिए ही होता है, जिसमें पहला पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक था, 56। उसके बाद ये तीन जो उद्योग हैं इसकी शुरुआत दूसरी पंचवर्षीय योजना में हुआ था, तो यह जो चला था यह 56 से 61 के बीच। और हमारा जो ये तीसरा बच गया बोकारो स्टील प्लांट, इसकी शुरुआत तीसरी पंचवर्षीय योजना में हुआ था, जो 61 से 66 के बीच चला था। तो इस प्रकार से अभी हम लोग जाने कि ये जो चारों लौह इस्पात कारखाने हैं यह किस पंचवर्षीय योजना में शुरुआत किए गए थे। अब थोड़ा सा जानते हैं ये जो चारों उद्योग है इसके बारे में विस्तार से। यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है भिलाई लौह इस्पात उद्योग के बारे में। अब आइए जानते हैं कि इसकी शुरुआत कब हुई, कौन से देश की सहायता से हुई और भारत के किस स्थान पे इसे स्थापित किया गया है उसके बारे में। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है भिलाई लौह इस्पात 1955 ईस्वी में सोवियत संघ की सहायता से छत्तीसगढ़ में स्थापित की गई थी। यानी कि यह जो भिलाई लौह इस्पात है यह 1955 ईस्वी में सोवियत संघ यानी कि रूस सोवियत संघ में बहुत सारे देश आते हैं, लेकिन उनमें सबसे बड़ा देश रूस है, इसीलिए सोवियत संघ को हम रूस भी कह सकते हैं, रूस भी कहते हैं। यानी कि यह सोवियत संघ यानी कि रूस की सहायता से यह भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थापित किया गया था। भिलाई लौह इस्पात यह 1955 ईस्वी में स्थापित किया गया था। और पूछा जाए कि इसकी स्थापना में कौन से देश का महत्वपूर्ण स्थान था, तो उसमें हम कह सकते हैं कि सोवियत संघ का, और यह भारत के छत्तीसगढ़ स्थान पे स्थापित किया गया था। अभी हम लोग जाने हैं भिलाई लौह इस्पात के बारे में। अब इसी प्रकार से हम लोग जानते हैं दूसरा जो है दुर्गापुर लौह इस्पात, इसके बारे में भी जानते हैं कि यह कब स्थापित किया गया, किस देश की सहायता से स्थापित किया गया और भारत के किन राज्य में स्थापित किया गया उसके बारे में। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है दुर्गापुर लौह इस्पात उद्योग 1956 ईस्वी में ब्रिटेन की सहायता से पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया। यानी कि यह जो दुर्गापुर लौह इस्पात है यह 1956, पहला जो बोकारो था वह 1955 में हुआ था। ठीक उसके एक साल बाद 1956 ईस्वी में यह जो दुर्गापुर लौह इस्पात उद्योग है यह 1956 ईस्वी में ब्रिटेन की सहायता से भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में स्थापित किया गया था। अब जानते हैं तीसरा के बारे में जो है राउरकेला लौह इस्पात। राउरकेला लौह इस्पात उद्योग 1959 ईस्वी में जर्मनी की सहायता से उड़ीसा में स्थापित की गई थी। यानी कि यह जो राउरकेला लौह इस्पात है यह 1959 ईस्वी में स्थापित की गई थी और यह जर्मनी की सहायता से। अगर बात की जाए कि यह कौन से देश की सहायता से स्थापित किया गया था राउरकेला लौह इस्पात, तो उसका आंसर होगा जर्मनी, और यह जर्मनी की सहायता से भारत के उड़ीसा राज्य में स्थापित किया गया था। अब इस प्रकार से अभी हम लोग 4 के बारे में जान चुके हैं, जिसमें पहला था भिलाई लौह इस्पात उद्योग, दूसरा है दुर्गापुर लौह इस्पात उद्योग और तीसरा राउरकेला लौह इस्पात उद्योग, और चौथा हमारा बच गया बोकारो स्टील प्लांट।
अब जानते हैं बोकारो लौह स्टील प्लांट के बारे में। बोकारो लौह स्टील प्लांट 1964 ईस्वी में सोवियत संघ की सहायता से झारखंड में स्थापित किया गया था। यानी कि जो बोकारो स्टील प्लांट है यह कब स्थापित किया गया और किस देश की सहायता से स्थापित किया गया और भारत के किन राज्य में स्थापित किया गया उसके बारे में। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है बोकारो स्टील प्लांट 1964 ईस्वी में, यानी कि यह जो बोकारो लौह इस्पात है यह 1964 ईस्वी में स्थापित किया गया था। और बात की जाए कि यह किस देश की सहायता से स्थापित किया गया है तो उसका आंसर होगा सोवियत संघ, और यह भारत के झारखंड राज्य में स्थापित किया गया था। अब जानते हैं थोड़ा सा ट्रिक से कि इसे हम याद कैसे रख सकते हैं। कहे कि इसमें ये 4 है और इसे हमें लंबे समय तक याद रखना होगा क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब जानते हैं थोड़ा सा ट्रिक से कि इसे हम याद कैसे रख सकते हैं उसके बारे में। यहाँ पे पहला है भिलाई लौह इस्पात उद्योग, यह भी सोवियत संघ की सहायता से स्थापित की गई है। और जो हमारा नीचे है बोकारो स्टील प्लांट, आप लोग देख पा रहे होंगे कि यह भी सोवियत संघ की सहायता से ही स्थापित की गई थी। इससे हम लोग याद रख सकते हैं कि जो 4 है महत्वपूर्ण लौह इस्पात उद्योग में 2 जो है जिसमें पहला जो भिलाई लौह इस्पात उद्योग है और नीचे 4 नंबर में जो बोकारो लौह इस्पात उद्योग है, ये दोनों के दोनों सोवियत संघ की सहायता से यह स्थापित की गई थी। अब जानते हैं थोड़ा सा दुर्गापुर लौह इस्पात उद्योग के बारे में। दुर्गापुर लौह इस्पात उद्योग ब्रिटेन की सहायता से स्थापित की गई थी। यहाँ पे लगा हुआ है दुर्गा, यानी कि आप लोग जब भी दुर्गा माता जो होती है वो दुर्गा, उसके अगर आप प्रतिमा को देखे होंगे तो उनके पास 10 हाथ बनाए जाते हैं और 10 को अगर हम इंग्लिश में देखें तो 10 लगा हुआ होता है। 10 को इंग्लिश में देखो तो 10 कहते हैं, 10 यानी कि 10। और यहाँ ये जो दुर्गापुर लौह इस्पात है ये ब्रिटेन की सहायता से यहाँ पे है, ये ब्रिटेन की सहायता से स्थापित किया गया था और इसके लास्ट में 10 लगा हुआ है। इससे हम याद रख सकते हैं कि दुर्गापुर जो लौह इस्पात है यह ब्रिटेन की सहायता से स्थापित किया गया था। अब आगे जानते हैं राउरकेला लौह इस्पात के बारे में। यहाँ पे लिखा हुआ है राउरकेला लौह इस्पात। अब जानते हैं यह किसकी सहायता से स्थापित किया गया था उसके बारे में, तो यह जर्मनी की सहायता से स्थापित किया गया था। अब जानते हैं थोड़ा सा इसके ट्रिक की सहायता से इसे समझते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है राउरकेला, यानी कि अगर हमें बाजार में अगर हम जाएंगे और हमें केला खरीदना होगा तो हमारे पॉकेट में मनी होनी चाहिए। इससे हम याद रख सकते हैं कि राउरकेला जो है, यानी कि हमें केला खरीदना हो तो हमें मनी की आवश्यकता होती है। यानी कि राउरकेला जो लौह इस्पात उद्योग है यह जर्मनी की सहायता से स्थापित किया गया था। अब इस प्रकार से हम ये जो 4 लौह इस्पात उद्योग है जो स्वतंत्रता के बाद स्थापित की गई थी, इसे आसानी से याद कर सकते हैं। अब जानते हैं जो बच गए हैं लौह इस्पात उद्योग या फिर इसके जो रेस्ट पार्ट्स बचे हुए हैं उसके बारे में। अब नीचे लिखा हुआ है यहाँ पे स्लेम स्टील प्लांट तमिलनाडु में स्थापित है। यानी कि यह जो स्लेम स्टील प्लांट है इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कई बार यह क्वेश्चन पूछे गए हैं कि यह जो स्लेम स्टील प्लांट है यह भारत के किन राज्य में स्थापित किया गया है उसके बारे में। तो ये स्लेम स्टील प्लांट यह तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। अभी हम लोग जाने हैं स्लेम स्टील प्लांट के बारे में। यानी कि यह जो स्लेम स्टील प्लांट है यह भारत के किस राज्य में स्थापित किया गया है उसके बारे में। यह जो स्लेम स्टील प्लांट है यह भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है और इसे स्थापित करने में भारत राज्य ही अपना पूरा योगदान दिया है। यानी कि इसे स्थापित करने में भारत के सिवा और कोई देश का इसमें हाथ नहीं है। या फिर हम इसे कह सकते हैं कि ये जो स्लेम स्टील प्लांट है इसे भारत में स्थापित किया गया है और इसे भारत अपने बदौलत पर ही इसे स्थापित किया है। अब आगे जानते हैं बचे हुए स्टील प्लांट के बारे में। आगे है विशाखापत्तनम स्टील प्लांट जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। यानी कि यह जो विशाखापत्तनम स्टील प्लांट है यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। अब आगे जानते हैं कि यह विशाखापत्तनम जो स्टील प्लांट है यह इतना महत्वपूर्ण कैसे हो गया। यानी कि इससे अधिकांशतः बार एग्जाम्स में क्वेश्चन क्यों पूछे जाते हैं। यह महत्वपूर्ण तब हो जाता है क्योंकि यह जो स्टील प्लांट है विशाखापत्तनम स्टील प्लांट यह भारत का पहला तटवर्ती इस्पात कारखाना है। यानी कि भारत का अगर पूछा जाए कि भारत का पहला तटवर्ती यानी कि भारत के तट में यानी कि साइड में कौन सा लौह इस्पात कारखाना है वह स्थापित किया गया था सबसे प्रथम बार में और तट में होना चाहिए, तो वह विशाखापत्तनम। और इसी कारण से यह जो विशाखापत्तनम लौह इस्पात है यह अधिक मशहूर हो गया है। अब आगे जानते हैं इस प्रकार से अभी हम लोग जाने हैं भारत में लौह इस्पात कारखाना के बारे में कि इसकी स्वतंत्रता से पूर्व कैसे स्थापित किया गया और किन किन देशों की सहायता से स्थापित किया गया और कब किया गया, और फिर जाने की स्वतंत्रता के बाद कौन कौन से लौह इस्पात कारखाने स्थापित किए गए और उनमें कौन देशों का योगदान रहा। अब आगे हम लोग देखते हैं इसी प्रकार से सूती वस्त्र उद्योग के बारे में।
जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, आधुनिक ढंग से सूती वस्त्र की पहली मिल की स्थापना 1818 ईस्वी में कोलकाता के समीप फोर्ट ग्लोस्टर में की गई थी, किंतु यह असफल रही। यानी कि भारत में सबसे पहली बार आधुनिक ढंग से सूती मिल की स्थापना 1818 ईस्वी में की गई थी। यानी कि सूती वस्त्र का जो स्थापना है यह सबसे प्रथम बार वह भी आधुनिक ढंग से 1818 ईस्वी में स्थापित की गई थी। अब देखते हैं कि वह कहाँ पे स्थापित किया गया था उसके बारे में। तो यह जो सूती वस्त्र उद्योग है यह प्रथम बार कोलकाता के समीप फोर्ट ग्लोस्टर में की गई थी, किंतु यह असफल रही। यानी कि यह किसी कारणवश नहीं चल पाई। अब जानते हैं कि इसके बाद कौन से सूती वस्त्र उद्योग लगाए गए जो सफल हुए। अब हम लोग थोड़ा सा ऊपर देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ सबसे पहला सफल आधुनिक सूती कपड़ा कारखाना 1854 ईस्वी में मुंबई कावस जी डावर द्वारा खोला गया। यानी कि यह जो सूती वस्त्र उद्योग है इसका सबसे प्रथम बार अगर पूछा जाए तो कब स्थापित किया गया था सूती वस्त्र उद्योग का, तो उसका आंसर होगा 1818 ईस्वी में। लेकिन यह जो कोलकाता में स्थापित किया गया था यह सफल नहीं हो पाया। अब यह जो सफल नहीं हो पाया था उसके बाद जो खुला था कहाँ पे, यह खुला था यहाँ मुंबई में। यह मुंबई में खुला गया था और यह सफल सूती वस्त्र उद्योग था। अब जानते हैं इसके बारे में कि यह कब खुला और किन की सहायता से या फिर किन व्यक्ति का इसे खोलने में महत्वपूर्ण योगदान रहा उसके बारे में। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ सबसे पहला सफल आधुनिक सूती कपड़ा कारखाना 1854 ईस्वी में स्थापित किया गया। यानी कि भारत में सबसे प्रथम सफल आधुनिक सूती वस्त्र उद्योग 1854 ईस्वी में स्थापित किया गया और यह मुंबई में स्थापित किया गया था। और इसे स्थापित करने में कावस जी डावर का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, या फिर हम कह सकते हैं कि इन्हीं के बल पे यह जो मुंबई में स्थापित किया गया था सूती वस्त्र उद्योग वही इन्हीं के बल पे स्थापित किया गया था। मुंबई को भारत की सूती वस्त्रों की राजधानी के उपनाम से जाना जाता है। यानी कि यह जो मुंबई है इसे भारत की सूती वस्त्र की राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। यह क्वेश्चंस भी बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि भारत के कौन से स्थान को हम लोग भारत के सूती वस्त्रों की राजधानी के नाम से जानते हैं, तो उसका नाम है मुंबई, या फिर कह सकते हैं कि उसका आंसर के रूप में हम दे सकते हैं मुंबई को। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। यानी कि बात की जाए मैनचेस्टर की, तो उत्तर भारत की मैनचेस्टर किस स्थान पे या फिर किस स्थान को कहा जाता है, तो उसका आंसर होगा कानपुर। यानी कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। यानी कि अभी हम लोग जाने कि उत्तर भारत की जो मैनचेस्टर है उसे हम लोग कानपुर को कहते हैं और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं उसके बारे में। तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर हम लोग कोयम्बटूर को कहते हैं। अब जानते हैं थोड़ा सा जो बच गए उसके बारे में। यहाँ पे लिखा हुआ है अहमदाबाद को भारत का बोस्टन कहा जाता है। यानी कि यह जो अहमदाबाद है, अहमदाबाद को हम लोग भारत का बोस्टन भी कहते हैं। या फिर क्वेश्चन ऐसा हो कि भारत के बोस्टन के नाम से किस स्थान को जानते हैं, तो उसका आंसर होगा अहमदाबाद। अभी इस प्रकार से हम लोग जाने हैं सूती वस्त्र उद्योग के बारे में। अब जानते हैं जूट उद्योग के बारे में। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इससे पढ़कर और अभी हम लोग जूट उद्योग के बारे में समझते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है सोने का रेशा के नाम से मशहूर जूट के रेशों का सामान के निर्माण करने में भारत को विश्व में प्रथम स्थान प्राप्त है। यानी कि यह जो जूट है इसे हम सोने के रेशा के नाम से भी जानते हैं। और यह जो सोने का रेशा है यह मशहूर जूट के रेशों के सामान के निर्माण में भारत अपना प्रथम स्थान रखता है। और इससे पहले हम जाने थे कि यह जो जूट है यह सबसे अधिक मात्रा में भारत में ही उत्पादित होता है। और यह इसके सामानों के निर्माण में जूट से संबंधित जितने भी सामान है उसके निर्माण में भारत अपना प्रथम स्थान रखता है। और इसका पहला कारखाना कोलकाता के समीप रिश्रा नामक स्थान पे 1855 ईस्वी में लगाया गया था। यानी कि जूट के उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। और इसका जो जूट का कारखाना है यह सबसे पहले भारत में ही स्थापित किया गया था। और यह जानते हैं कि यह जो कारखाना है यह भारत के किस स्थान पे स्थापित किया गया था और कब। तो यह जो कारखाना है जूट उद्योग यह सबसे पहले कोलकाता के समीप रिश्रा नामक स्थान पे स्थापित किया गया था और यह 1855 ईस्वी में स्थापित किया गया था।
अब आगे जानते हैं जो बच गए हैं उसके बारे में। और यह जो लिखा हुआ है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए इसे समझते हैं थोड़ा सा ध्यान से। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ, पहला पर्सन उद्योग कोलकाता के निकट रिसरा में 1855 ईस्वी में लगाया गया था। जैसा कि हम लोग इसे अभी ऊपर भी पढ़े हैं कि पहला पर्सन उद्योग कोलकाता के निकट रिसरा नामक स्थान पे 1855 ईस्वी में लगाए थे। अब जानते हैं आगे क्या लिखा हुआ है उसे। 1947 में देश का विभाजन के बाद पर्सन मिले तो भारत में रह गई, लेकिन 3/4 जूट उत्पादक क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान अर्थात बांग्लादेश में चली गई। यानी कि पहला पर्सन उद्योग भारत में ही स्थापित किया गया था, जो 1855 ईस्वी में स्थापित किया गया था और कोलकाता के रिसरा नामक स्थान पर स्थापित किया गया था। लेकिन जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ और इसका बंटवारा हो गया जो 1947 में, उसके बाद जो पूर्वी पाकिस्तान है और पश्चिमी पाकिस्तान वो सभी के सभी भारत में ही मौजूद थे। लेकिन जब इसका बंटवारा हुआ तो ये दोनों के दोनों अलग हो गए, जिसके कारण जो भारत में जूट उद्योग थे वो तो भारत में बच ही गए, लेकिन जिस क्षेत्र में जूट का उत्पादन होता था या फिर जिस कह सकते हैं कि जिस क्षेत्र में जूट को उगाया जाता था वह जो क्षेत्र थे वह पूर्वी पाकिस्तान में चले गए। यानी कि अब पूर्वी पाकिस्तान को हम लोग बांग्लादेश के नाम से जानते हैं और वह बांग्लादेश में चला गया। उसके बाद थोड़ा सा ये जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसके बारे में जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन का मुख्यालय ढाका में स्थित है। यानी कि बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, और ढाका में बांग्लादेश में सारी जो जूट की जो खेती होने वाली जो क्षेत्र थी वो सभी के सभी बांग्लादेश में चली गई। और यह जो अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन का मुख्यालय है उसे ढाका में स्थापित किया गया। यह भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भारत के अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो यह ढाका, और ढाका बांग्लादेश की राजधानी है। अब इस प्रकार से मैं अपने वीडियो को समाप्त कर रही हूँ और मैं आशा करती हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो। और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने अन्य दोस्तों के पास शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद।